नमस्कार, कृषि दर्शन के लाइव कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत। मैं हूं डॉक्टर राजीव मेहता। आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे नर्सरी रजिस्ट्रेशन एक्ट पर। जी हाँ, इस विषय पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे आज के विशेषज्ञ डॉक्टर रीना कश्यप। आप डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर शिमला में एसडीओ के पद पर कार्यरत हैं। डॉक्टर रीना, आपका स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। डॉक्टर साहब, जैसे आज हम नर्सरी रजिस्ट्रेशन एक्ट, जो नर्सरी वगैरह लगाते हैं, जो पौधशाला वगैरह होती हैं, उनके बारे में विस्तार से बात करेंगे। और ये जब कोई एक्ट बना है तो कोई ये नियम ये लागू हुआ, तो ये बताएं इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी है और ये वास्तव में है क्या? डॉक्टर साहब, आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये जी। मैं आपको बताना चाहूँगी कि सभी को ज्ञात है, जो हिमाचल प्रदेश के बागवान हैं वो फल फसल के साथ साथ फूलों की फसल भी लगाते हैं, सब्जियों की फसल भी लगाती है, पर जो उनमें उनकी जो क्रॉप है वो शॉर्ट ड्यूरेशन की क्रॉप है। पर जब हम फल फसल की बात करते हैं तो आप उस फल फसल से 10 से 15 वर्ष तक अपनी इनकम जनरेट करते हैं। तो जहां आप लाइफ टाइम इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हो, तो वहां पे फार्मर को भी अपना नज़रिया बदलना चाहिए कि जब आप पौध सामग्री खरीदने जा रहे हैं तो वो अच्छी गुणवत्ता की हो, उच्च क्वालिटी की हो, उसमें कोई कीट ना हो, कोई बीमारी ना हो, कोई वायरल इन्फेक्शन ना हो। तो बागवानों का ये नज़रिया जो बदलने के लिए उद्यान विभाग ने 1973 में ये नर्सरी रजिस्ट्रेशन एक्ट लाया। अच्छा। इस एक्ट को संशोधित करके 2015 में इस एक्ट को फल पौधशाला पंजीकरण और विनियमन अधिनियम 2015 के नाम से लाया गया, जिसके तहत जो नियम बने वो 2020 में बने और 1 जनवरी 2020 से ये जो एक्ट है पूरे हिमाचल प्रदेश में लागू है। अच्छा, तो इसमें अगर हम बात करें कि समय के साथ साथ देखने को डॉक्टर साहब ये भी मिला है कि जैसे एक किसान है या बागवान है, वो किसी फसल को तैयार करता है, फल पौध की वो बात अगर हम करें तो एक तो हो गया कि नर्सरी वो लोकल लेवल पर वो अपने गांव के आसपास तो वहाँ से कोई भी प्लांट मटेरियल है वहाँ से प्राप्त करता है। लेकिन हाल के कुछ वर्षों में ये भी देखने को आया कि हमारे जो पढ़े लिखे जागरूक किसान हैं, ख़ासतौर पर जो यंगस्टर्स हैं, उन्होंने एज एन ऑक्यूपेशन की अगर हम बात करें, खेती करें वो या बागवानी करें, लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने नर्सरी को भी एक तरह से ऑक्यूपेशन के तौर पर अपनाया है। तो ऐसे अगर हमारे जो किसान भाई हैं, बागवान भाई हैं, वो नर्सरी खोलना चाहते हैं, और जैसे आपने कहा कि ये एक्ट भी अब हिमाचल प्रदेश में लागू है, जो पूरा रेगुलराइज करता है कि किस प्रकार से जो हमारी नर्सरियाँ हैं वो चलाई जाएँ, ताकि एक तरह से गुणवत्ता वाला, अच्छी गुणवत्ता वाला और सत्यापित प्रजाति के ही पौध जो है हमारे किसान भाइयों को और बागवान भाइयों को प्राप्त हों। तो इसके लिए सबसे पहले आप हमें ये बताएं कि इस एक्ट में क्या क्या प्रावधान आपने रखे हैं और इसका लाइसेंस लेने के लिए क्या क्या प्रक्रियाएं जो है हमारे किसान भाइयों को और बागवान भाइयों को अपनानी पड़ती हैं? सर, मैं आपको बताना चाहूँगी सर कि जो उद्यान विभाग है वो ऑनलाइन अब सारी सुविधाएं प्रदान करता है बागवानों को, ताकि बागवानों को बार बार उद्यान विभाग के चक्कर ना लगाने पड़े। तो हमारा एक पोर्टल है, ई उद्यान पोर्टल, जो हमारा डिपार्टमेंटल वेब पोर्टल है। उसमें क्या है कि फार्मर को अपनी आईडी जनरेट करनी पड़ती है। जैसे ही वो जैसे आपकी अपनी जीमेल की आईडी है, वैसे ही वो ई उद्यान पोर्टल की भी आईडी जनरेट करेंगे, पासवर्ड होगा उसका, फिर वो उसमें लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने पे उनको एक न्यू रिक्वेस्ट एक कॉलम मिलेगा, वहाँ पे क्लिक करने पे उनको पूरे जो हमारे उद्यान विभाग की सेवाएं हैं जो ई उद्यान पे अवेलेबल है वो सारी एनलिस्ट हो जाएगी, जिसमें एक आता है एप्लीकेशन फॉर ग्रांट ऑफ लाइसेंस। अच्छा। तो बागवान उस पर क्लिक करके घर बैठे ही नर्सरी रजिस्ट्रेशन के लिए वो अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक डॉक्टर रीना एक चीज़ और आपसे थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन चाहेंगे कि ये जो सर्विस कोई लेना चाहता है, लाइसेंस बनाना चाहता है एक रजिस्टर्ड नर्सरी के लिए, वो सिर्फ ऑनलाइन माध्यम से ही अप्लाई कर सकता है कि या वो ऑफलाइन भी अवेलेबल है ये फैसिलिटी, अपने कागज़ जमा करा सकता है आपके पास ऑफलाइन, ऐसा भी है? नहीं सर, अब हमारे जितनी भी जो स्कीम में है वो ऑनलाइन ही अवेलेबल है, हम ऑनलाइन ही प्रोसेस करते हैं अब सारी स्कीमों को। ऑफलाइन हम कोई भी डॉक्यूमेंट या कोई भी केस नहीं लेते। नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं समझता हूँ, क्योंकि कई बार अगर कुछ वर्षों पहले की अगर हम बात करें तो लोगों में ये ज़रूर होता था कि अगर आपने किसी सर्विस को ऑनलाइन कर दिया है तो भाई हमारे पास नेट नहीं है, हमारे पास कंप्यूटर नहीं है, लैपटॉप नहीं है, मोबाइल नहीं है। लेकिन अब अगर हम 8-10 साल की बात करें तो लगभग सभी विभागों की जो स्कीम्स हैं वो या योजनाएं हैं वो ऑनलाइन माध्यम से ही दी जाती हैं, क्योंकि एक तो ऑनलाइन माध्यम से ये रहता है कि आपकी ट्रांसपेरेंसी जो रहती है, यानी कि जो सबसे पहले अप्लाई करेगा उसको ही राइट है उसका कि वो सर्विस उसको दी जाए। तो किसी प्रकार की इसमें कोई आप ऊपर नीचे नहीं कर सकते हैं। ये बात हमारे जो किसान भाई हैं और हमारे जो बागवान भाई है वो जान लें।
और ट्रांसपेरेंसी के साथ साथ अकाउंटेबिलिटी भी इसमें रहती है, क्योंकि उस ऐप में अगर आप देखेंगे जनरली हर स्कीम्स में जो भी ऑनलाइन है हिमाचल प्रदेश में खास तौर पर ई डिस्ट्रिक्ट के माध्यम से जो उपलब्ध करवाई जा रही है, आप उसको ट्रैक भी कर सकते हैं कि अब ये किस स्टेज पे आपका जो केस है प्रोसेस होने के लिए पहुंच गया है। सबके उसमें नाम दिखते हैं, सभी ऑफिसर्स के उसमें जो डेजिग्नेशन उनके नाम दिखाई देंगे कि आपका वो कहाँ जो एस्केलेट आपकी वो एप्लीकेशन हो रही है, और जब अप्रूवल आपको आएगा वो भी आपको पता लग जाता है, चाहे SMS के माध्यम से आप उसका जो आईडी, जैसे डॉक्टर रीना ने बताया कि जब आप सबसे पहले उसको रजिस्टर करेंगे किसी भी सेवा को लेने के लिए तो एक आईडी जनरेट होता है। दूसरी बड़ी बात डॉक्टर साहब यहाँ पर ये भी ऑनलाइन माध्यम से मैं आपको बताऊं कि ऑनलाइन में अब जगह जगह गांव में पंचायत लेवल पे हम सभी जानते हैं कि लोक मित्र केंद्र जो है हिमाचल प्रदेश सरकार ने के तहत काम कर रहे हैं। तो अब ये ऐसा भी नहीं है किसी के पास कंप्यूटर है नहीं है, लैपटॉप है नहीं है, नेट है नहीं है, आप अपने निकटतम लोक मित्र केंद्र में जाकर भी इन सर्विस को अप्लाई कर सकते हैं। और जैसे DIT या डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से मैंने देखा कि जहाँ ये लोक मित्र केंद्र जो सारे एक तरह से उनके अधीन ये कार्य करते हैं, तो इसका जो कॉस्ट ऑफ एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करने के लिए बहुत मिनिमम सा रहता है, कोई 5-10 रुपए से ज़्यादा नहीं होता। तो हो सकता है कुछ सर्विसेज फ्री भी हों, लेकिन अगर लोक मित्र केंद्र से आप करेंगे तो इससे ज़्यादा इसमें फीस नहीं लगती है। तो आप अपने निकटतम जो आपके गाँव में लोक मित्र केंद्र है वहाँ पर वो आप इस स्कीम का अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन माध्यम से लाभ लेने के लिए। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं एक ये भी ऐड करना चाहूँगी कि जो हमारा ई उद्यान पोर्टल है वहाँ पे टोल फ्री नंबर भी हाईलाइट होता है ऊपर। अगर किसी को भी कोई दिक्कत आ रही हो आवेदन करने के लिए, एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने के लिए, तो वो उस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। नंबर बताएंगे आप ये टोल फ्री नंबर? बिल्कुल सर, 1800 180 1800 8000। अच्छा, और ये जो टोल फ्री की जो सुविधा आपने बताई है ये 24 आवर्स है या कोई समय है इसके लिए कि 10 से 5 या कुछ? 24 आवर्स है। ये रात को भी अवेलेबल है ये सुविधा? यस सर। अच्छा, कॉल सेंटर के माध्यम से आप 1800 180 और 8000 इस पर भी आप कॉल कर सकते हैं। तो ये जो टोल फ्री नंबर आपने बताया कि आपके विभाग का, ये इसी स्कीम के लिए कि अन्य भी अगर कोई जानकारी लेना चाहता है? उद्यान पोर्टल पे जितनी भी स्कीम्स है अवेलेबल सर, ये उन सब के लिए है। जी बिल्कुल सही है। कई बार बागवान को थोड़ी दिक्कत आती है कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए, तो वो इन नंबर पे कांटेक्ट करके अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, तो प्रक्रिया आप डॉक्टर साहब आपने बताया कि आप ई उद्यान आपका जो पोर्टल है या ई डिस्ट्रिक्ट के माध्यम से आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद क्या क्या इसमें प्रक्रिया रहती है, लगभग कितना समय लगता है कि अगर रूटीन की अगर हम बात करें नॉर्मल में आपको ये स्कीम जो है उसकी अप्रूव हो सकती है, या कोई और वास्तविक स्थिति से उसका अवगत करवाया जा सकता है? कोई कमियां हैं एप्लीकेशन में, कोई एडिशनल जो अटैचमेंट्स आपने लगानी थी वो आपने नहीं लगाई हैं, तो ये किस प्रकार से आप समझते हैं कि कितने समय तक एक जो मैटर है वो क्लियर हो सकता है, डिस्पोज हो सकता है? इसमें सर जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसमें फार्मर अपनी डिटेल डालेगा, अपनी नर्सरी की डिटेल डालेगा, अपनी नर्सरी का डिटेल जो भी उसका एड्रेस है, नर्सरी के लिए उसकी लैंड की जमाबंदी के डॉक्यूमेंट डालेगा। अच्छा। वो ततीमा डालेगा वो उसमें। अगर उसकी लैंड अपनी है तो वो अपनी जमाबंदी डालेगा, अगर वो लीज पे ले रहे हैं तो लीज का डॉक्यूमेंट अलॉन्ग विद जमाबंदी। सेम आपका सर बर्डवुड बैंक के लिए भी यही प्रोसीजर रहेगा। फिर आपको नीचे बर्डवुड बैंक की डिटेल देनी होती है सर इसमें। किस चीज़ की? बगीचे की सर, कि आपके बगीचे में कितने प्लांट है। मान लो आप जेरोमाइन के लिए अप्लाई कर रहे हो कि मुझे जेरोमाइन की नर्सरी लगानी है। अच्छा। या किंग रॉड की नर्सरी लगानी है, तो उसके या मल्टीपल भी अगर करना चाहें? बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो जिन भी आप वैरायटी की या जिन भी क्रॉप की आप नर्सरी लगाना चाहते हैं उनके कम से कम आपके पास 25 ट्रीज होने चाहिए। 25 ट्री आपके पास मदर ब्लॉक होना चाहिए आपके पास, जिससे आप हेल्दी साइनवुड ले सकते हैं। अच्छा। और उनकी जो एज है सर वो बियरिंग एज में होना चाहिए। अच्छा। जैसे 5 साल 6 साल आपकी सीडलिंग वाली क्रॉप के लिए, और स्पर और क्रोनर रूट स्टॉक के लिए आपकी मिनिमम एज 4 ईयर रहेगी। यानी कि अगर कोई नर्सरी लगाना चाहता है कोई युवा, उसके पास कम से कम बगीचा भी होना चाहिए अपना। यस। और 25 उसमें कम से कम बड़े जो है बेरिंग वाले आपके पेड़ भी उसमें होने चाहिए। बिल्कुल डॉक्टर। तो अच्छा, इसमें नर्सरी लगाने के लिए भी मिनिमम कोई आपने लैंड की कोई लिमिट लगाई? लैंड की कोई तो सीलिंग कोई है रिक्वायरमेंट नहीं है सर कि मिनिमम कितनी उसके पास जगह जमीन होनी चाहिए? 1 बीघा तो होना चाहिए सर। वैसे ये कोई ऑथेंटिक नहीं है, मतलब रिक्वायरमेंट नहीं है, पर जो कि हमारे एक्ट में दी गई हो ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, पर कम से कम 1 बीघा लैंड होनी चाहिए जिस पे आप नर्सरी लगा सकते हो। अगर अच्छा। कोई विश्वा के हिसाब से भी देता है तो वो भी हम केस लेते हैं सर। अच्छा, तो फिर आप जैसे आप कोई लोक मित्र के अंदर गया या उसने घर से ही ऑनलाइन आवेदन ऑनलाइन अप्लाई कर दिया,
उसको आईडी जनरेट होगी, या उसके समय कितना लगेगा उसको अप्रूवल तक? ये हाँ सर, दूसरा मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि ये हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट के तहत ये नर्सरी रजिस्ट्रेशन एक्ट आता है, जिसमें डेज डिफाइन होते हैं। जब आपके पास जब एप्लीकेंट है जो वो पूरे डॉक्यूमेंट सबमिट कर देता है कंसर्न्ड एचडीओ को, तो कंसर्न्ड एचडीओ को विद इन 5 डेज में उस एप्लीकेंट को बताना पड़ेगा कि उनके डॉक्यूमेंट सही है अच्छा, या नहीं है। ठीक है। 5 डेज के अंदर वो उनको उनके केस के बारे में अपडेट दे देंगे। यदि वो उनके डॉक्यूमेंट सारे सही पाए जाते हैं तो जो एचडीओ है वो हमारे वो 25 डेज के अंदर उनके फील्ड की इंस्पेक्शन करेंगे। अच्छा। जो भी उन्होंने डिटेल अपनी नर्सरी रजिस्ट्रेशन की रिगार्डिंग दी है या बगीचे को रजिस्ट्रेशन करवाने के रिगार्डिंग दी है, तो वो इंस्पेक्ट करेंगे इंस्पेक्टिंग ऑफिसर 25 डेज के अंदर। अच्छा, यहाँ पर डॉक्टर रीना एक और सूचना में आप यह जानकारी एक अपने जो किसान भाई और बागवान भाई इस कार्यक्रम को देख रहे हैं उनको देना चाहूँगा। जैसे आपने पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट की बात की, तो यहाँ पर हमने देखा कि एक बार लोग पूछते हैं, जैसे हर विभाग का जितने भी सरकारी विभाग है उनका एक तो जो पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट में सर्विसेज दर्शाई गई होती हैं, और दूसरा होता है सिटीजन चार्टर या नागरिक अधिकार पत्र, उसमें भी सर्विसेज दिखाई गई होती हैं। तो इसमें इतना सा मात्र डिफरेंस है कि अगर वो नागरिक अधिकार पत्र में सर्विसेज जो दर्शाई गई होती हैं उसमें भी समय सीमा भी आपको मिलेगी, उसमें लगाई होती है, लेकिन दोनों में फ़र्क ये है कि जब कोई सर्विस जो भी हिमाचल प्रदेश सरकार के माध्यम से विभिन्न विभागों द्वारा उपलब्ध कराई जा रही है, अगर वो सर्विस पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट के तहत आ जाती है, जैसे डॉक्टर रीना ने कहा कि ये वाली सर्विस जो नर्सरी रजिस्ट्रेशन एक्ट है उसमें है, तो जो उसमें टाइमलाइंस जो दी होती है उसमें पेनल्टी का प्रोविज़न होता है। ये खास बात ध्यान रखने की बात है कि अगर वो नागरिक अधिकार पत्र में किसी विभाग ने सर्विस दिखाई और टाइमलाइन दी है, उसमें किसी प्रकार की कोई पेनल्टी नहीं है। लेकिन जब पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट के माध्यम से आपने सर्विस को कन्वर्ट उसमें कर दिया है या उसमें सिमुलेट कर दिया है, तो उसमें क्योंकि पेनल्टी का जब प्रोविजन होता है, तो डॉक्टर साहब आपको पता है कि जैसे आरटीआई एक्ट है, अगर सूचना के अधिकार में भी आप लेट हो जाते हैं, कोई सरकारी जो भी कार्यालय है, तो उसमें भी प्रोविज़न है फाइन का, पेनल्टी का। तो वहाँ पे हमने देखा होगा कि जब आरटीआई कभी कोई किसी विभाग में आती है तो बहुत त्वरित उसके ऊपर जो है सभी काम करना शुरू कर देते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है कि ये सर्विस आपकी जो है ये पब्लिक सर्विस गारंटी के एक्ट में आई है, क्योंकि शुरू में हो सकता है ना कोई भी चेंज जब हम लाते हैं तो थोड़ा बहुत इसमें थोड़ी सी कह सकते हैं थोड़ी सी नाराज़गी होती है, थोड़ा सा इतना डिस्कम्फर्ट सा रहता है, लेकिन धीरे धीरे आदत हो जाती है। तो वो पब्लिक को भी आदत हो जाएगी और उसके साथ साथ जो डिपार्टमेंट्स है सरकारी, जो कर्मचारी हैं या अधिकारी हैं, उनमें भी आदत हो जाती है। अब ये चीज़ मैं कह सकता हूँ कि लागू हो गई है और अच्छी चल रही है। तो बहुत अच्छा प्रयास है आपका रहा कि आपने ये सर्विस को पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट में डाला। अच्छा, ये सारा अप्लाई कर दिया डॉक्टर साहब, फिर आप बताओ, आपने टाइमलाइन मैक्सिमम 25 दिन बताए, लेकिन वो तो सर इंस्पेक्शन के लिए। हाँ, तो उसके बाद जो कंसर्न्ड एचडीओ है वो सबमिट करेंगे आगे विषय वस्तु विशेषज्ञों को। अच्छा, पूरा केस अच्छा, ठीक है। विषय वस्तु विशेषज्ञ आगे सबमिट करेंगे कंसर्न डिप्टी डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर को पूरा केस। फिर डिप्टी डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर आगे सबमिट करेंगे सीनियर प्लांट प्रोटेक्शन ऑफिसर, जो कि हमारे कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। मतलब ये ऑनलाइन ही एस्केलेट होता रहेगा उसमें। हाँ जी सर, अलग अलग जो लेवल्स हैं वो ऑनलाइन ही मूव होगा, ऑनलाइन ही नोटिंग होगी। बिल्कुल, ठीक है। फिर जो हमारी लाइसेंसिंग इशूइंग अथॉरिटी है वो है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, जो कि सीनियर प्लांट प्रोटेक्शन ऑफिसर है, जो डायरेक्टरेट ऑफ हॉर्टिकल्चर नौबहार शिमला में बैठते हैं। वो उनके पास पहुंचने के 45 डेज के अंदर लाइसेंस इशू करेंगे। अच्छा, एप्लीकेंट। तो इसमें मतलब इंस्पेक्शन वगैरह भी हो जाती है सब कुछ, और 45 डेज तक जो है, हाँ जी सर, मतलब डेट ऑफ अप्लाइंग से लेके 45 दिन में आपको लाइसेंस मिल जाता है। अच्छा, उसके बाद फिर क्या करेगा वो बागवान है या जो भी इसको एज एन ऑक्यूपेशन आरंभ करना चाहता है, तो अपना काम वो शुरू कर सकता है। वो सेल कर सकते हैं सर उसके बाद। अच्छा। इस एक्ट के अकॉर्डिंग कोई भी बागवान सर अगर वो इस एक्ट के अंदर पंजीकृत नहीं है तो वो कोई भी पौध सामग्री को सेल नहीं कर सकते। अगर वो बिना रजिस्ट्रेशन किए किसी भी पौध सामग्री को सेल करते तो वो इलीगल माना जाएगा। तो इलीगल में फिर वो डिपेंड करता है कि आपका विभाग क्या कार्रवाई करता है, क्योंकि हमने तो अगर बात करें डॉक्टर रीना, ये भी देखा हुआ है कि जैसे ये सीज़न जब पेड़ों का लगता है ना, जैसे किसी भी पौध का आपने जैसे सर्दी में आपने सेब के जो फसल है वो लगानी है, जो करना है, तो ये तो आमतौर पर कई जगह बस स्टैंड पर भी आप देखेंगे खुले में पेड़ आपको मिलते हैं और लोग वहाँ से क्रय भी उसको करते हैं। और बाद में हमने फिर ये भी देखा कि फिर क्योंकि फसल आप जब तैयार करते हैं उसमें समय तो लगता है पेड़ को तैयार होने में, जैसे ही आपको सैंपल आते हैं फिर पता लगता है कि मैंने खरीदा तो मुझे या बेचा इस वैरायटी के अनुसार था, लेकिन निकला ये कुछ और ही है। तो ऐसे में आपका विभाग कैसे ये सुनिश्चित करता है कि जो भी हमारा जो पौध जो है हमारी जो बिके
और हमारे किसानों को, हमारे बागवान भाइयों को वो अच्छी गुणवत्ता वाला हो, उसमें किसी प्रकार की कोई कहते हैं ना चीटिंग ना हो, तो उसको कैसे सुनिश्चित करते हैं और क्या एक्शन आपका विभाग लेता है जो ऐसा काम करते हैं, जो बिना सत्यापित नर्सरी से के माध्यम से जो भी अपना कार्य, या ये एक तरह से कह सकते हैं कि धंधा चला के रखा हुआ? डॉक्टर साहब, इसमें मैं सिर्फ बागवान जो हमारे है और जो नर्सरी उत्पादक है, जो भी हमारे बागवान, उनसे मैं यही अनुरोध करना चाहूँगी कि आप जो भी ये रेडी लगा के जो रोड की साइड बैठे होते हैं, कॉमन साइट होती है विंटर्स में, उनसे कोई भी प्लांट मटेरियल ना ले। हमारा यही अनुग्रह रहता है इन बागवानों से कि आप जब भी कोई पौध सामग्री खरीदे तो वो पंजीकृत नर्सरी से ही खरीदे, जो विभाग के साथ पंजीकृत हो, जिनके पास लाइसेंस हो। अगर जब भी आप कोई पौध सामग्री खरीदते हैं तो आप उनका लाइसेंस चेक करें कि उनके पास लाइसेंस है, क्या वो पंजीकृत है विभाग के साथ। दूसरा, ये एक्ट लाया ही इसीलिए गया है ताकि इन सारी गतिविधियों को रोका जाए सर, और इस एक्ट में पेनल्टी का भी प्रावधान है। अच्छा। यदि कोई भी इस तरह का कार्य करते हुए पकड़े जाते हैं तो उन्हें 1 साल की सजा, अच्छा, 50,000 का जुर्माना है सर, और धूनो भी है। उसके अलावा कंपाउंड ऑफेंस भी आता है इसमें, जिसमें हमारी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है जो वो उनको पेनल्टी डाल सकती है, जिसमें 30,000 तक का जुर्माना है। ये तो इसमें एक कारण डॉक्टर साहब, जो ये भी एक तरह से कह सकते हैं कि ये तरीका भी चल रहा है, हो सकता है कि जो सत्यापित नर्सरी हैं वो शायद उतनी मात्रा में हमें जो पौध उपलब्ध नहीं करवा पा रहे हैं। दूसरा, जैसे आपका विभाग भी है वो भी तो बाहर से इंपोर्ट करके कहीं ना कहीं से पौध वो उपलब्ध करवाता है, तो हो सकता है उसकी लेकिन संख्या इतनी कम होती है कि वो डिमांड को पूरा नहीं कर पाता है, तो ये भी एक मुख्य कारण हो सकता है। तो ऐसे में कोई आपका जो विभाग ये कार्य कर रहा है कि आप डिमांड के अनुसार जो है अपनी प्रोडक्शन, चाहे आप खुद क्रय करें किसी सत्यापित नर्सरी से, वो फिर उसका आवंटन सुनिश्चित किया जा सके हमारे बागवान भाइयों में? सर, जो विभाग इंपोर्ट करता है बाहर से मटेरियल, वो प्रॉपर थ्रू चैनल जो भी प्रोसीजर रहता है इंपोर्टिंग का वो पूरा फॉलो करते हैं। जैसे PEQ साइड में रखना होता है 1 वर्ष तक उन्हें, वहाँ पे हम उनकी पूरी चेक करते हैं कि उसमें कोई प्लांट डिजीज़ तो नहीं आया, कोई कीट तो नहीं आया। तो PEQ साइड में 1 साल तक रखना बहुत अनिवार्य होता है। तो विभाग वो सारे प्रोसीजर फॉलो करता है, जिसमें विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी का भी योगदान होता है। दूसरा, जो ये एक्ट भी हमने इसीलिए बनाया है ताकि जो बागवान है वो भी इन सब चीज़ों को देखे। और हमारे जो ये एक्ट है सर, इसमें कम से कम 472 नर्सरी जो प्राइवेट नर्सरी रजिस्टर्ड है, 68 हमारे PCDO है अपने जो इस एक्ट के अंडर रजिस्टर्ड है। तो काफ़ी हद तक तो हम मेहनत कर रहे हैं सर कि बागवानों की डिमांड को हम पूरा करें, और आगे भी करते रहेंगे। नहीं, डिमांड तो पूरी करनी पड़ेगी, क्योंकि जो समय अब आ गया ना, जैसे वो ऑनलाइन वाली बात करते हैं कि और पढ़ा लिखा किसान, पढ़ा लिखा बागवानी में आ गया है और जागरूक है, और इंटरनेट वगैरह ये सारी चीज़ें जो हैं वो कह सकते हैं कि दे आर वेल वर्स्ड, उनको पता है अब। और ऊपर से पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट में खासतौर पर मैं तो ये समझता हूँ, क्योंकि विभिन्न जो विभाग में अगर हम पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट को भी देखना चाहें, हमारे जो किसान बागवान भाई हैं, किसी भी विभाग का आप ले सकते हैं, नेट पे सर्च कर सकते हैं, तो लगभग जो सर्विसेज आपको उपलब्ध करवाई जाती हैं वो सारी इसमें सम्मिलित हो गई हैं। और मेरा तो एक तरह से ये गुजारिश रहेगी हमारे किसान बागवान भाइयों से कि आपको लाभ उठाना चाहिए अपने राइट के लिए। आपको कम से कम सुनिश्चित करना चाहिए कि आप किसी विभाग में जाएं, उनको बताएं कि आपको ये सर्विस मैं अप्लाई कर रहा हूँ, मुझे इतने दिन में ये आपको डिलीवर करनी है। क्योंकि जो सरकार कोई भी नियम बना रही है, जैसे ये आपने कहा कि ये नियम बना है, या कोई भी डिसीजन लेती है, तो वो इम्प्लीमेंट फील्ड में और जो हमारा कटिंग एज पे हमारा जो टारगेट ग्रुप होता है, टारगेट ऑडियंस है, वो लाभ तभी कमा सकता है जब आप खुद भी जागरूक होंगे। हमें तो पता है कि विभाग ने ये जो है एक्ट को लागू कर दिया है, सब कर दिया है, लेकिन आपको भी तो वो फिर आपका ऊपर भी ओनस आ जाता है कि आपको उस प्रकार से सुविधा, आपको उस प्रकार से सर्विस आपको मिल रही है कि नहीं है। और अगर आप ऐसे देखें कोई बिना लाइसेंस के इस प्रकार से जो सेल वो कर रहा है पौध, तो उसकी आप कंप्लेंट भी करें। बिल्कुल सर, हमारे पास अगर कंप्लेंट आती है तो हम डेफिनेटली उसके अगेंस्ट एक्शन लेते हैं। बल्कि अभी रिसेंटली ही विभाग ने नालागढ़ में, यहाँ मशोबरा में एक नर्सरी है, मशोबरा में, बल्दियाँ से थोड़ा पीछे, उसको ब्लैक लिस्ट किया है। अगर इस तरह की एक्टिविटी पाई जाती है तो विभाग डेफिनेटली एक्शन लेता है। अच्छा डॉक्टर साहब, दूसरा जैसे लाइसेंस की हम बात कर रहे हैं, एक तो आपने कहा ना कि स्पेसिफिक होता है वैरायटी की, जैसे मैं सेब की बात करूंगा, सेब में भी किसी वैरायटी के लिए मैं करूंगा, बिल्कुल। क्या ये कॉमन है कि स्पीशीज आप हाँ सेब की कर रहे हैं तो ठीक है, आपने नहीं, उसमें वैरायटी मेंशन होती है सर प्रॉपरली, और वो रिस्ट्रिक्ट होता है कि जो हम आपको वैरायटी दे रहे हैं, मतलब किसी भी बागवान को, वो उसी
चीज़ की पौधशाला लगाए, कुछ एक्स्ट्रा ना लगाए, क्योंकि हम इस एक्ट के अकॉर्डिंग हम वही फसल को हम रिकमेंड कर सकते हैं फार्मर को, जो या तो यूनिवर्सिटी रिकमेंड करती है या उद्यान विभाग रिकमेंड करता है। अच्छा, तो ये तो बहुत एक तरह से मतलब रोज़गार का एक साधन हो गया, क्योंकि पढ़े लिखे जैसे हमने पहले भी बात कर रहे थे, तो ये भी अच्छा ऑक्यूपेशन के तौर पर एक रोज़गार के तौर पर इस चीज़ को अपनाया जा सकता है। तो इसमें किस प्रकार से आप कह सकते हैं कि हमारे जो ऐसे किसान भाई हैं, बागवान भाई हैं, जो इस को भी अपनाना चाहते हैं, उनके पास जगह भी है, नर्सरी को भी डेवलप करके बेचना चाहते हैं, तो कैसे आप उसको जागरूक कर रहे हैं ये विभाग में, तो कैसे करके आप उसको अवेयर करवा रहे हैं, तो क्या पग आपका विभाग उठाता है? बिल्कुल सर, ट्रेनिंग कैंप्स ऑर्गेनाइज करते हैं, ब्लॉक लेवल पे ट्रेनिंग होती है फार्मर को, जिनको स्पेशली रजिस्ट्रेशन के बारे में अवेयर किया जाता है। फार्मर को ये भी बताया जाता है कि उनको इस एक्ट के अंडर अपना डाटा कैसे मेंटेन करना है। जैसे सबसे मेन हमारा यही होता है सर कि सोर्स जो वो साइनवुड ले रहे हैं, जो वो कलमे ले रहे हैं, वो सोर्स आपका ऑथेंटिक होना चाहिए। आप उस सोर्स को जांच परख ले जब भी आप कोई कलम या कोई भी पौधा ग्राफ्ट कर रहे हैं। तो अगर आप ये जो बगीचा अगर आपका रजिस्टर्ड नहीं है उद्यान विभाग के साथ, अच्छा। तो आप कतई भी वहाँ से कोई भी पौध सामग्री ना खरीदे। ये आपका मेन क्राइटेरिया होता है। तो ये जो हमारा एक्ट है, इसमें आपको ये सारी चीज़ें मेंटेन करनी होती है फार्मर को, कि उनका जो सोर्स है वो वैलिड है, जो वो सेल कर रहे हैं कितने प्लांट सेल कर रहे हैं, जो वो प्रोडक्शन कर रहे हैं वो कितने प्लांट प्रोड्यूस कर रहे हैं, रिकॉर्ड वो मेंटेन करेगा अपने पास इस एक्ट के अंदर। और एनुअल स्टेटमेंट जो है वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को जनरेट करेंगे एनुअली। इसमें एक प्रश्न डॉक्टर रीना ये भी है कि जैसे कोई पर्टिकुलर नर्सरी है और वो नर्सरी रजिस्ट्रेशन एक्ट की जो हम बात कर रहे हैं उसमें वो सत्यापित है, रजिस्टर्ड है, हो सकता है कि कोई और जो नर्सरी करना चाहे वो प्लांट मटेरियल उस नर्सरी से वो खरीदता हो जो रजिस्टर्ड है, लेकिन वो खुद रजिस्टर नहीं है, तो ऐसे में वो क्या बेच सकता है, क्योंकि उसका जो पेरेंट वाला जो उसका स्टॉक है वो रजिस्टर्ड नर्सरी से आता है, तो फर्दर वो अदर उसको नहीं सर, उससे तभी तो ये जो एक्ट है ना सर, इसमें बगीचा भी रजिस्टर्ड है आपका, नर्सरी भी रजिस्टर्ड है। जब आप सोर्स, मान लो कोई फार्मर है और वो सिर्फ नर्सरी का बिजनेस करना चाहता है, वो कलमों का बिजनेस नहीं करना चाहता, तो उसे अपनी नर्सरी के लिए वो कलमों तो बताना पड़ेगा, वो सोर्स तो बताना पड़ेगा कि अगर सोर्स उसका वो जहाँ जो रजिस्टर्ड है, मैं उस नर्सरी से ले रहा हूँ, तो मैं उससे प्लांट मटेरियल लेके अपनी नर्सरी तैयार कर सकता हूँ। बिल्कुल सर, आप नर्सरी तैयार कर सकते हैं, पर आपको अपनी नर्सरी का पंजीकरण करवाना पड़ेगा इस एक्ट के अंदर। तो आप सोर्स तो लेंगे रजिस्टर्ड से ही, जिनका आप लाइसेंस की कॉपी भी अपलोड करेंगे, पर जो आपकी अपना भी जो आगे पौधशाला है उसको भी आपको पंजीकृत करवाना पड़ेगा। अच्छा, तो डॉक्टर साहब ये तो बहुत अच्छी आपने जानकारी हमें दी, और ख़ास तौर पर हमारे बागवान भाइयों से भी यही गुजारिश रहेगी कि जब भी वो नया बगीचा वो तैयार करते हैं या अपना रिप्लेसमेंट बगीचे में करते हैं, तो पौध खास तौर पर बिल्कुल सत्यापित और सुनिश्चित करें कि वो रजिस्टर्ड नर्सरी से आपने, ताकि बाद में किसी प्रकार की कोई चूक ना हो जाए और आपका पैसा और समय बर्बाद हो जाए। डॉक्टर रीना, आप आज हमारे स्टूडियो में और आप इतने अच्छी जानकारी हमारे बागवान भाइयों को दी, आपका एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये था हमारा कार्यक्रम कृषि दर्शन। आप देखते रहिए दूरदर्शन। दीजिए डॉक्टर राजीव मेहता को इजाज़त। नमस्कार।